नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कविता की परख नामक निबंध पढ़ा और अपनी समझ विकसित की। कविता में आए हुए कई अनुच्छेदों और कई प्रसंगों से हम रूबरू होते रहें। आइए पुनः एक बार पूरे निबंध को महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पुनः समझें। कविता की परख के महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम पुनः अवलोकन करेंगे। सबसे पहली बिंदु है कविता की परख चिंतामणि भाग 3 में संकलित है। चूँकि यह प्रश्न भी पूछा जाता है और चिंतामणि 3 भागों में है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि चिंतामणि भाग 3 में कविता की परख नामक निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 1, भाग 2 भी है, लेकिन हमें जो निबंध पढ़ना है वह भाग 3 में संकलित है। आगे हम देखेंगे कि कविता की परख नामक निबंध, इसका संपादन किसने किया। लिखा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है, किंतु इसका संपादन किया है डॉक्टर नामवर सिंह ने। डॉक्टर नामवर सिंह ने सन 1983 ईस्वी में कविता की परख नामक निबंध, जो चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, उसका संपादन किया। मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया यह निबंध है। यह प्रश्न भी पूछा जाएगा और अक्सर पूछा जाता है। परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कविता की परख नामक निबंध किसके लिए लिखा गया है। तो लेखक परिचय में ही यह है, हम किताब में पढ़ेंगे तो देखे भी हैं और जान भी रहे हैं कि मूलतः यह हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निबंध लिखा गया था। पहली बार हिंदी गद्य चंद्रिका सन 1938 में जो प्रकाशित हुई थी, इसी में यह निबंध छपा था। हिंदी गद्य चंद्रिका में पहली बार यह छपा है 1938 ईस्वी में। आगे देखते हैं कविता की सही परख हेतु विवेचन, अर्थात कविता की सही परख करने के लिए जितनी विवेचना हो सकती है वह सारी विवेचनाएं इस निबंध के माध्यम से आचार्य शुक्ल ने हमारे समक्ष उपस्थित कर दी है। इस निबंध में इन्होंने अस्थाई भाव का भी जिक्र किया है। मैंने बताया भी था कि अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 होती है। कविता के परख नामक निबंध में इन भावों की चर्चा क्रमशः आई है। जैसे आश्चर्य, आपको याद होगा, आश्चर्य, हास्य, करुणा, ये प्रेम, ये सारे अस्थाई भाव हैं। उपमा की भी चर्चा पूरे निबंध में की गई है। आपको स्मरण में होगा कि हमने उपमा का अर्थ समझा था उप जोड़ मा से, यानी निकटवर्ती वस्तु से समानता, तुलना, निकटवर्ती वस्तु को मापना, उससे तुलना करना। कविता के उद्देश्य पर भी चर्चा की गई है। कविता का जो उद्देश्य है वह हृदय पर प्रभाव डालना है। आपको याद होगा यह कविता के परख निबंध की पहली पंक्ति ही है, इसलिए यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। कल्पना पर भी चर्चा की गई है। कल्पना की परिभाषा भी दी गई है। आपको स्मरण होगा कि मानसिक शक्तियों को ही वह कल्पना मानते हैं, जिन मानसिक शक्तियों से हम किसी भाव को समझ सकते हैं। कोई व्यापार, कोई योजना हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है, उसे वह कल्पना मानते हैं। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बच्चों। आगे हम देखते हैं सूरदास गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों का उद्धरण। पूरे निबंध में सूरदास की कई पंक्तियां आई हैं, गोस्वामी तुलसीदास की कई पंक्तियों को लिया गया है। निबंध जब हम पढ़ते हैं तो निबंध की अगर हम समीक्षा करेंगे तो उसमें उपमा, अस्थाई भाव की चर्चा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास की चर्चा बार बार की गई है। चूँकि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अधिकांशतः आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं। सूरदास पर, गोस्वामी तुलसीदास पर, जायसी ग्रंथावली पर लेखक परिचय के माध्यम से भी हमने यह जाना है। आगे देखिए, रामचरितमानस और गीतावली के प्रसंग को उन्होंने उदाहरण स्वरूप लिया है। पूरे निबंध में रामचरितमानस की कई बार चर्चा की गई है। मैंने कुछ पंक्तियां भी लिख करके दी हैं। जैसे आपको याद होगा कि आवेग के समय जो राम की पंक्तियां हैं रामचरितमानस में,
उसका मैंने जिक्र किया है। आगे गीतावली के भी प्रसंग को आचार्य शुक्ल ने उठाया है। आपको याद होगा, सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे श्रृंगनी, यह उक्ति थी जो गीतावली की थी। गीतावली तुलसीदास की रचना है। आगे देखिए, साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग। अगर हम पूरे निबंध की भाषा शैली की बात करें तो पूरा निबंध ही साहित्यिक भाषा में लिखा गया है। बच्चों, आपको याद होगा कि निबंध पढ़ाने से पहले मैंने निबंध के कुछ तत्वों की चर्चा की थी, उसके शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा की थी, कुछ अंगों की चर्चा की थी। उसी अंग में मैंने बताया था कि भाषा शैली एक इसका प्रमुख अंग है। पूरा निबंध जब लिखा जाता है तो वह किस शैली में लिखा गया, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कविता की परख नामक निबंध जो है उसकी भाषा साहित्यिक भाषा है। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है विचार पूर्वक लिखा गया निबंध। आपको याद होगा कि हमने निबंध की चर्चा की थी, निबंध के प्रकारों की। स्मरण में होगा आपके कि मैंने बताया था कि निबंध के कुल 4 प्रकार होते हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध। पूरे निबंध को पढ़ने से स्पष्ट है कि कविता की परख कैसे किया जाए, इस पर विचार किया है आचार्य शुक्ल ने। पूरे विचार पूर्वक उन्होंने कई पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया है, कई पंक्तियों को उन्होंने बारीक तरीके से देखा है, तब इन्होंने बताया है कि कविता की परख हम किस किस माध्यम से और किस किस रूप में कर सकते हैं। तो यह निबंध पूरा विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। आशा है बच्चों, अब निबंध पढ़कर हमारे भीतर कविता की परख निबंध की समझ अच्छी तरह से विकसित हो चुकी होगी। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी समझ को कहाँ तक विकसित कर सके हैं यह देखते हैं। कविता की परख निबंध से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की परख गद्य की कौन सी विधा है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी संस्मरण। बच्चों, कविता की परख गद्य की कौन सी विधा है? विधा को मैंने बताया है कि विधा यानी प्रकार, कि गद्य की किस प्रकार में, यह किस शैली में लिखी गई है। तो आपको याद होगा, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कविता की परख निबंध यानी कि यह निबंध है। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए निबंध। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता की परख निबंध के निबंधकार कौन हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम विलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? कविता की परख निबंध के निबंधकार, निबंधकार यानी निबंध को लिखने वाले को निबंधकार कहते हैं। तो कविता की परख निबंध की हमने चर्चा की है कि यह पूरी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी 1828 रामगढ़ वरसई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी 1921 पश्चिम बंगाल। बच्चों, लेखक परिचय में हमने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के जन्म को ही पढ़ा था। शायद आपको याद आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है।
सन 1884 ईस्वी में। अब हम आगे चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रसमीमांसा, ऑप्शन बी मधुस्रोत, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। याद है बच्चों? चलिए हम इस पर एक नज़र डालें। रसमीमांसा, आपको याद होगा कि प्रमुख कृतियों में रसमीमांसा की चर्चा की गई है। मधुस्रोत, मधुस्रोत जो है यह इनकी कविता संग्रह है, इसीलिए मधुस्रोत भी होगा। रसमीमांसा तो है ही, और हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रकार तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन ए रसमीमांसा भी, ऑप्शन बी मधुस्रोत भी, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास भी। तब सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तीनों की तीनों कृतियाँ आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न है, कविता की परख निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आपको याद होगा बच्चों, मैं बार बार बता रही थी कि कविता की परख निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मधुस्रोत, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी त्रिवेणी, ऑप्शन डी रसमीमांसा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए अगर हम देखें तो मधुस्रोत, मधुस्रोत तो कविता संग्रह है, तो कविता संग्रह में तो निश्चित तौर पे कविताएं होंगी, और सवाल यहाँ निबंध से पूछा जा रहा है, तो यह नहीं होगा। अगर आगे हम चलें, ऑप्शन बी चिंतामणि, बिल्कुल सही। हमने इस पर कई बार चर्चा की है कि कविता की परख जो है वह चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। आपको स्मरण में होगा कि पिछली कई कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि चिंतामणि 3 भागों में है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो यह तीसरे भाग में है। कई बार सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि कविता की परख नामक निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। इसलिए हमें जब भी यह उत्तर याद करना होगा तो हम याद रखेंगे कि चिंतामणि भाग 3। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, कविता की परख निबंध मूलतः किस कक्षा के छात्रों के लिए लिखा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए, ऑप्शन बी प्रारंभिक कक्षा के छात्रों के लिए, ऑप्शन सी मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए, ऑप्शन डी हाई स्कूल के छात्रों के लिए। क्या है सही उत्तर? बच्चों, सही उत्तर है ऑप्शन डी हाई स्कूल के छात्रों के लिए। यह निबंध सर्वप्रथम हाई स्कूल के छात्रों के लिए ही मूलतः लिखा गया था। चलिए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, कविता का क्या उद्देश्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे हृदय पर प्रभाव डालना, ऑप्शन बी कल्पना को सीमित करना, ऑप्शन सी विचारों को कलमबद्ध न कर पाना, ऑप्शन डी सिर्फ मनोरंजन करना। क्या होगा सही उत्तर? यदि हम ऑप्शन डी की ओर देखें तो सिर्फ मनोरंजन करना किसी भी चीज़ का उद्देश्य नहीं हो सकता, खासकर यदि कविता या साहित्य की बात करें तो यह भी उत्तर सही नहीं है। आगे ऑप्शन सी को देखें तो वहाँ लिखा है कि विचारों को कलमबद्ध न कर पाना। यदि हम विचारों को कलमबद्ध करेंगे ही नहीं तो कविता रची कैसे जाएगी?
तो यह उत्तर भी सही नहीं है। ऑप्शन बी की ओर देखें तो कल्पना को सीमित करना। यदि हमारी कल्पना शक्ति सीमित होगी तो फिर कविता का हम अर्थ ग्रहण कर ही नहीं सकेंगे। तो फिर क्या होना चाहिए सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। कविता का उद्देश्य है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। बच्चों, पूरे निबंध को जब हमने पढ़ा है तो निबंध की पहली पंक्ति ही यह है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना है। ठीक है, अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है जिसे हम मन में धारण करते हैं, वह क्या कहलाती है? आइए पुनः एक बार इस प्रश्न को पढ़ें और विचार करें। प्रश्न है, जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है जिसे हम मन में धारण करते हैं, वह क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी यथार्थ। क्या होगा सही उत्तर? यदि हम यथार्थ पर विचार करें तो यथार्थ जो हम भोगते हैं, जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं, वह यथार्थ है। तो जिसे हम जी रहे हैं वह मानसिक शक्ति वाली बात नहीं है, तो यह उत्तर सही नहीं होगा। व्यापार भी सही उत्तर नहीं होगा। तब सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी है कल्पना। बिल्कुल सही। कल्पना चूँकि मन मस्तिष्क में उभरने वाली बिंब है, तो मानसिक शक्ति इसी से जुड़ती है। तो सही उत्तर होगा कि कल्पना ही वह मानसिक शक्ति है जिससे हमारे मन में कई वस्तुओं और व्यापारों की योजना होती है। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, किस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है और न उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक शक्ति, ऑप्शन बी सांस्कृतिक शक्ति, ऑप्शन सी काल्पनिक शक्ति, ऑप्शन डी आर्थिक शक्ति। क्या होगा सही उत्तर? अभी अभी हमने 8वें प्रश्न पर बहुत चर्चा की है। बिल्कुल सही जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन सी काल्पनिक शक्ति। काल्पनिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है और न ही उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। चलिए अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, उपमा का क्या उद्देश्य है? बच्चों, पूरे निबंध में हमने उपमा को अच्छे से पढ़ा, जाना और समझा। तो चलिए इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि प्रश्न पूछा गया है कि उपमा का क्या उद्देश्य है। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? ऑप्शन ए भावों को तीव्र करना, ऑप्शन बी किसी वस्तु का बोध कराना, ऑप्शन सी किसी वस्तु का परिज्ञान कराना, ऑप्शन डी केवल समानता दिखाना। बच्चों, आपको याद होगा कि एक प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने हारमोनियम की समानता के लिए संदूक जैसे शब्दों को अनुचित माना है, यानी केवल आकृति और रूप से उसकी समानता केवल नहीं दिखाई जा सकती, उसके प्रभाव से उसकी समानता दिखानी पड़ती है। तो उपमा का उद्देश्य केवल समानता दिखाना नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर हम देखते हैं, किसी वस्तु का परिज्ञान कराना, परिज्ञान यानी उसका ज्ञान कराना, तो केवल उसके बारे में बताना भी उपमा नहीं है। ऑप्शन बी है किसी वस्तु का बोध कराना। तो बोध और परिज्ञान दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो अगर ऑप्शन सी गलत है तो निश्चित तौर पे ऑप्शन बी भी गलत होगा। तब सही उत्तर है ऑप्शन ए भावों को तीव्र करना। अर्थात उपमा का उद्देश्य है भावों को तीव्र करना।
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भावों को तीव्र करना। चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कविता की परख निबंध किस प्रकार का निबंध है? बच्चों, पूरे निबंध को पढ़ने से पहले हमने निबंध के प्रकारों पर चर्चा की थी, आपको याद होगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी विचारात्मक, ऑप्शन डी विवरणात्मक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी विचारात्मक। कविता की परख एक विचारात्मक निबंध है। इस पे हमने चर्चा भी की थी कि पूरे ही विचार पूर्वक कई अध्ययनों और कई स्रोतों से आचार्य शुक्ल ने कविता की परख किस प्रकार हो इस पर विचार किया है निबंध के अंतर्गत। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी विचारात्मक। कविता की परख एक विचारात्मक निबंध है। अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, काव्य के सिद्धांतों से भली भांति कौन परिचित होते हैं? ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी कलामर्मज्ञ, ऑप्शन सी साहित्य प्रेमी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न को अच्छी तरह से हम समझें कि काव्य के सिद्धांतों से भली भांति कौन परिचित होते हैं। तो सहृदय की अगर हम बात करें तो जिनके में हृदय है, जो हृदय से साहित्य को ग्रहण करते हैं, वो सहृदय कहलाते हैं। और साहित्य को जब ग्रहण करने की क्षमता हमारे भीतर होती है तो हम सिद्धांतों से भी भली भांति परिचित हो जाते हैं। तो यह उत्तर सही होगा। आगे का देखते हैं। आगे के ऑप्शन में कलामर्मज्ञ है। कलामर्मज्ञ यानी कि कला के मर्म को जानने वाले को कलामर्मज्ञ कहते हैं। तो कला की मर्म को जो समझता है वह निश्चित तौर पे कला के सिद्धांतों से भी भली भांति परिचित होता है। तो यह उत्तर भी सही होगा। ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो साहित्य प्रेमी यानी जैसे साहित्य से प्रेम हो, लगाव हो, तो वह व्यक्ति भी काव्य के सिद्धांतों से भली भांति परिचित होते हैं। तो यह उत्तर भी सही होगा। अगर ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तब कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? तब हम देखते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, यानी कि सहृदय, कलामर्मज्ञ, साहित्य प्रेमी, ये तीनों काव्य के सिद्धांतों से भली भांति परिचित होते हैं। तो फिर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए अब हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, पात्र के मुख से भावों की व्यंजना कराने में किसे निपुणता होती है? प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। पात्र के मुख से भावों की व्यंजना कराने में किसे निपुणता होती है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी पाठक, ऑप्शन डी दर्शक। पात्रों के मुख से कौन व्यंजना कराएगा? निश्चित तौर पर जिसने पात्रों को गढ़ा है, जिसने रचा है। और रचने वाले, गढ़ने वाले कौन है? तो कवि। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कवि। अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाव के अंतर्गत नहीं आता है? बच्चों, अक्सर परीक्षा में हम प्रश्न पढ़ने में जल्दीबाजी कर देते हैं, नहीं जैसा शब्द बीच से छूट जाता है और अक्सर यहाँ पर हम गलत उत्तर दे बैठते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हम बेहतर ढंग से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो 14वां प्रश्न जो है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भाव के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं शब्द है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी आश्चर्य,
ऑप्शन डी उपमा। बच्चों, पूरे निबंध को पढ़ने के अंतर्गत हमने भाव को भी पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 होती है और बार बार प्रेम, करुणा, आश्चर्य की चर्चा निबंध में की गई है। तो कौन से भाव के अंतर्गत नहीं आएंगे? तो सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन डी उपमा। उपमा जो है वह भाव नहीं है बल्कि अलंकार है। चलिए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, किसकी सहायता से मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है? फिर से देखिए, किसकी सहायता से मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है? ऑप्शन ए लेखन द्वारा, ऑप्शन बी वाणी द्वारा, ऑप्शन सी श्रवण द्वारा, ऑप्शन डी संकेत द्वारा। बच्चों, आपको याद होगा निबंध में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वाणी के द्वारा ही हृदय के भावों की पूर्ण व्यंजना हो जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी वाणी के द्वारा। तो बच्चों, आशा है कि अब हमने इस निबंध को पढ़ा और अपनी समझ विकसित की। अब पुनः मैं नई कक्षा में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।